स्वागत है दोस्तों, मैं हूं डीके जी। मेरे साथ मौजूद है जदयू के प्रदेश प्रवक्ता श्री हिमराज राम जी। से बात करती हूं कि सर मुझे बताएं कि वोट की राजनीति कब तक चलेगी, दलितों पर वार कब तक चलेगा, और जब भी राजनीतिक होता है चाहे एनडीए का हो या किसी पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी मुद्दे को लेकर के देखें, अगर वोट की राजनीति करना है तो ये गरीबों को लेकर के, दलितों को लेकर के गुमराह कराया जाया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत की अनुसूचित जाति जनजातियां हैं, उनके साथ तो हमेशा से अन्याय, अत्याचार, दुराचार होते आया है। इन वर्ग के कई महापुरुषों ने जो अनवरत संघर्ष किया, कठोर संघर्ष किया, और उस संघर्ष की बदौलत जो समाज में कुछ कुरीतियां थी, उन कुरीतियों से मुक्ति मिली। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला इस देश का संविधान की रचना करने का, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में सबके हितों का ख्याल रखते हुए, जो लोग ज्यादा पिछड़ गए थे, जो सताए जा रहे थे, दबाए जा रहे थे, वैसे लोगों की मुक्ति के लिए, वैसे लोगों की तरक्की के लिए, वैसे लोगों को शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए उन्होंने भारत के संविधान में स्थान बनाया, जगह बनाया, प्रावधान किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340, 341, 342 इस तरह के अनुच्छेदों में इन वर्गों के हितों की बातें कही गई, रिजर्वेशन की बातें कही गई, तरक्की की बातें कही। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जब भारत के संविधान की रचना की, संविधान सभा में इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने, जो संविधान सभा में मेंबर थे, अध्यक्ष थे, सभी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है काबिले तारीफ है, विश्व में सबसे अच्छा संविधान है, सबसे स्पष्ट संविधान है, इससे सभी वर्गों के हितों की रक्षा होगी, देश तरक्की करेगा। तो बाबा साहब अंबेडकर जब खड़ा हुए तो उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न लिख दिया जाए, अगर इस संविधान को संचालन करने वाला व्यक्ति बुरा होगा तो संविधान का प्रभाव भी बुरा हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इसी कारण से आजादी के बाद से लेकर अब तक, जब तक नीतीश बाबू सत्ता में नहीं आए थे, तब तक यही हाल होता रहा यहाँ के दलितों का, यहाँ के अनुसूचित जाति जनजातियों का, पिछड़ी जातियों का। चूंकि लंबे अरसे बीत गए आजादी के, लेकिन इनके हालात में जो परिवर्तन होने चाहिए थे वो परिवर्तन नहीं हो सके। ये तो नया उदय हुआ बिहार में नीतीश कुमार जी जैसे नेता का, जो आए और बाबा साहब के सोच पर आधारित संविधान सम्मत कार्य योजना बना करके इन वर्गों के हितों में लागू करने का काम किया। ये आजादी के बाद पहली बार इस तरह का काम इस देश में, इस राज्य में हुआ, जिसके वजह से इन वर्गों में शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई, रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिली, और सबसे बड़ी बाधा जो इन वर्गों के साथ जो सामाजिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, छुआछूत का जो था, उसमें भी बहुत हद तक सफलता मिली। कपड़ों से भी लेकर के आप जज करते हैं, कोई भी नेता पक्ष में भी विपक्ष में, वो जो प्रॉपर्टी हो, इलाका, सारा चीज हो, जो मतलब कि पिछड़ी जातियों का है, वहां पर तो जाते भी नहीं, हुल्की नहीं मारने जाते हैं देखने। देखिए, किसी के राशन कार्ड में नाम कटा, किसी के आयुष्मान कार्ड में नाम कटा, कोई भी लाभ जो है उन लोगों का जब मिल रहा है तो कई परिवार में नाम कटा, उसके लिए 1500 रुपया ब्लॉक में दीजिए, सब दीजिए, तब मतलब कि मिलता है। तो कहाँ लाए? कोई गरीब आदमी रेहड़ी ठेला पर, पटरी पर बेचने वाला, वो 1500 रुपया कहाँ से लेके आएगा? तो ये गरीबों के लिए शोषण तो शुरू से आते आ रहा है, अभी भी शोषण होते आ रहा है। पहले तनी 100% था, अब तनी 95% है तो जरूर
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने, ये तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब वोट देता सबसे ज्यादा गरीब है। परिवर्तन हुआ इस मामले में कि पहले योजनाएं जो थी सरकार की, वो दलालों के बीच में बंदरबाट होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो योजनाएं बनती है, जो योजना का लाभ है, लाभुकों के खाते में सीधे ट्रांसफर होता है। इसमें कोई बिचौलियों को बीच में ठगने का मौका नहीं मिल सकता है। तो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम नीतीश कुमार जी ने उठाया कि जो सरकार के द्वारा जो लाभुकों को दिए जा रहे लाभ है, उस लाभ की राशि सीधे लाभुकों के खाते में जाए। सर, दलितों में सर सर्वे क्यों नहीं करवाते हैं? जा करके पूछें कि आपका मोदी जी का हो या नीतीश जी का हो, जो भी योजना आया है वो जा करके इस पर देखे क्या क्या आपको मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिला है, तो वहाँ के वार्ड पार्षद हो, विधायक हो, मुखिया हो, पंच सरपंच क्यों नहीं करते? वहाँ के जो पुलिस थाना सब लोग करे अगर, तो विकसित नहीं होगा। आपने सवाल छेड़ा है तो मैं इस पर आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बता सकता हूँ। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है, जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे उस समय सरकार की योजना थी, जब लालू राबड़ी जी का उससे पहले शासनकाल था, उस समय मात्र 40.48 लाख रुपया का बजट था इन वर्गों के कल्याण के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने देखा कि अगर इन वर्गों के हितों के लिए अगर काम करना पड़ेगा तो सबसे पहला काम बजट में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने बजट बढ़ाया और वो बजट आज बढ़कर लगभग 2100 करोड़ हो गया है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि 2005 में 40.48 लाख मात्र था, आज 2100 करोड़ रुपए का बजट है अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ, जिसका नतीजा है कि आप जितने भी आवासीय विद्यालय हैं पहले से जो संचालित थे, उनके भी नए भवन बने और नए महंगाई के हिसाब से, नए हिसाब से उन लोगों के बच्चों के ऊपर जो खर्चा होना था, खाना पर, किताब पर, कॉपी पर, रहने में, साबुन में, तेल में, सबका मतलब कि उसके लिए आवंटन बढ़ाया गया और सब सुख सुविधा दे करके बच्चों को पढ़ाने का काम होता है। और जो आज जो नए आवासीय विद्यालय खोले गए, आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कितने आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जहां पर पहले मैट्रिक स्तर की पढ़ाई होती थी, वहां इंटर स्तर की पढ़ाई शुरू कर दी गई। बालिकाओं के लिए भी इन वर्ग के, ऐसे तो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सरकार ने योजना चलाई, जिसका लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चियों के लिए भी मिला। साइकिल योजना मिला, बालिका प्रोत्साहन योजना मिला। जब मैट्रिक पास करती है, इंटर पास करती है, ग्रेजुएशन एमए पास करती है, सबको लाभ मिलता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इन वर्ग के बच्चों के लिए जो लाभ मिला है कि जो है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। पढ़ाई में सरकार खर्चा दे रही है, पढ़ाई में सरकार जो है सुविधा दे रही है। बेरोजगार जो बच्चे हैं, जो रोजगार चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने सोचा और लागू किया कि जो बीपीएससी की परीक्षा, पीटी परीक्षा पास करेंगे या कोई भी बैंक, रेलवे या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं, पीटी परीक्षा, तो सरकार उसे देती है पैसा 50,000 रुपया मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए। यूपीएससी की पीटी की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार देती है 1 लाख रुपया कि ताकि वो मेंस की तैयारी अच्छे तरीकों से कर सके और इनके बच्चे भी ऑफिसर बने, डीएम बने, एसपी बने, बड़े बड़े पदाधिकारी बने। और उन प्रोत्साहन योजना का लाभ जो है आज दिखाई पड़ रहा है कि जो गरीब के बच्चे, हल चलाने वालों के बेटे बेटी, रिक्शा चलाने वालों की बेटे बेटियां, घर में मजदूरी करने वाली, सफाई पोछा करने वालों की बेटियां बेटे आज बड़े बड़े पदाधिकारी, एसडीएम, एसडीपीओ बनकर आ रही है, कलेक्टर बनकर आ रही है।
तो ये नीतीश कुमार जी की जो योजना है, आज सीधे जमीन पर सीधा साक्षात दिखाई पड़ रहा है उसका रिजल्ट। तो ये नीतीश कुमार जी बिहार के सिर्फ नेता नहीं है, इन वर्गों के उधारक हैं। ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर के सत्ता चलाना ही नहीं जानते, बल्कि जो समाज की कुरीतियां हैं उसको मिटाने का भी इन्होंने जो अभियान चलाया है और उसमें इन्होंने सफलता पाई है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये जो शराब है, इन वर्गों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है कि अशिक्षा और ये शराब की लत। तो नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लाया और नीतीश कुमार जी ने इन वर्गों के शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए और जम करके पैसा दिया जो है। तो इसके बदौलत बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो हुआ है, रिजल्ट दिख रहा है। हाँ, रिजल्ट तो दिख रहा है सर, लेकिन ये बताइए कि सुरक्षित जगह क्यों छोड़ा जा रहा है? जिस तरीके से अगर फुलवारी में अगर सुरक्षित है तो उनको अगर फिर से है तो हर बार उन्हीं को क्यों मिले? जैसे मांझी जी का है तो मांझी जी का कोई भी सरकारी चीज हो, जैसे राशन कार्ड का, उनको तो ना मिलना चाहिए, क्योंकि वैसा जगह पे जो है क्या आपको आरक्षण इकोनॉमिक के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो गरीब तबके के लोग जो ऊपर तक पहुंच गए हैं, एमएलसी, विधायक, मंत्री बन चुके हैं, क्या उनको जैसे मसौरी है सुरक्षित सीट है, इस तरीके से आपका फुलवारी सुरक्षित सीट है, ताकि बार बार उन्हीं को मिलना जरूरी है क्या? सवाल पहले समझ लीजिए, जब आप आरक्षण की बात करेंगे तो बहुत बड़ा विषय और लंबा विषय का मामला है। नहीं, जब एक पहले बहुत बड़ा सवाल आपने छेड़ा है, लेकिन आपको मैं संक्षिप्त में जवाब देता हूं कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था, एक मिनट पहले सुनिए, ये जो आरक्षण की व्यवस्था है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो की गई, ये जातीय भेदभाव और विषमता के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कोई आर्थिक मापदंड नहीं लगाया गया। क्यों? चूंकि जनरल वाले गरीब पर, जात के आधार पर इन लोगों का शोषण हुआ है। इन लोगों को जो है हर चीज से इन लोगों को वंचित रखा गया है। तो इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए, इन समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनका प्रतिनिधित्व उस लोकसभा और विधानसभाओं में हो, इसके लिए सामाजिक आधार पर, भेदभाव के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं है सर कि तो आप बोल रहे हैं सामाजिक के आधार पर, स्थिति के आधार पे, इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं? अब कितना दिन से थे आप बताइए मांझी जी को, तो अभी तक मिल रहा है तो उनको मिलना चाहिए, बताइए चाहिए कि ये संविधान सम्मत बातें हैं। और चूंकि राजनीति करने के लिए तो बहुत सारी बातों को लोग बोल देते हैं, लेकिन मूल आधार रिजर्वेशन का भेदभाव है, छुआछूत है। आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है सर। अरे वही आरक्षण इकोनॉमिक के आधार पर आरक्षण नहीं है, नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कि आरक्षण के आधार पर किस तरीके से जो है दलितों का शोषण किया जा रहा है। अभी फिलहाल में जमा खान से बात हुई तो जैसे पूछे कि आप मुसलमान के हीरो हैं, तो आपका जो पसमंदा मुसलमान है जो इस तरीके से रोड पर है, तड़प रहे कर, उसके लिए क्या कहें? उन्होंने कहा कि कोई पसमंदा नहीं होता है, जब होता है सिर्फ मुसलमान होते हैं, मुसलमान के लिए वर्क होता है, संघ के लिए काम करें। लेकिन क्या कर रहे हैं, जैसे सर ने बोला इस तरीके से सब लोग का कोई इस तरीके से दलित, लेकिन हिंदू जो है बट क्यों रहे हैं, हर बांट करके कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो यह कहा कोई पसमंदा कोई निश्चित मुसलमान है, लेकिन हिंदू लोग जात में क्यों बट रहे हैं, जात की राजनीति क्यों करते हैं? कोई SC ST अगर आरक्षण देना है तो जनरल में भी गरीब होता है, जनरल में भीख मांग रहा है, कर रहा है, तो उन लोगों को भी देख करके आर्थिक स्थिति के आधार पर ये होना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। DK से लाइक सब्सक्राइब करें।